morning and good morning to all those who are taking online class as well. Okay, so in our last class, we did multiple intelligence theory, है ना? यही कर रहे थे ना जब मैंने एक ओवरव्यू दिया था आप दोनों लोगों को, ठीक है। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी मैंने उसका फ्लो चार्ट इसलिए नहीं ड्रॉ करा क्योंकि लास्ट क्लास में हम ऑलरेडी वो डिस्कस कर चुके हैं और उसमें उसके बाद और कुछ डिस्कस करने के लिए नहीं है। वो एक क्विक ओवरव्यू था। अब थोड़ा सा डिटेल में मैं ऐसे ही समझा देती हूँ आप लोगों को। किसी ने पढ़ा था तभी तो मैं रिवाइज कर रहा हूँ। ये सब अभी न्यू ईयर हैंगओवर में चल रहे हैं। आएंगे, चलो ये सब तो आए हुए थे नहीं, थोड़ा सा पता था, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी क्या होती है? मल्टीपल इंटेलिजेंस आपने स्टार्टिंग में करना है कि इंटेलिजेंस क्या होता है, ये सब हम लोगों को पता है और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स किससे इफेक्ट करता है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। हार्वर्ड गार्डनर की एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ 7 मल्टीपल इंटेलिजेंस। बेसिकली वो 7 हम लोग आइडियली उसको 7 बोलते हैं वैसे अगर आप देखो, बट आपकी बुक्स में किसी में 8 दिया हुआ है, किसी बुक्स में 9 भी दिया हुआ है, ठीक है। वैसे उसको हम लोग 7 मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी बोलते हैं, बट सिंस सबके अपने अपने व्यूज होते हैं तो उन्होंने 8 और 9 में भी करा हुआ है। काफी बुक्स में 8 होगा और काफी बुक्स में 9 भी होगा, तो मैं दोनों बता दूंगी। जिनके पास ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 8 और 9 वो एक वाला जो उस बुक में वो नहीं लिखना है, ऐसा कुछ नहीं होता। मेन अगर जो आपकी बुक में अगर जिसके पास 8 है वो 8 लिख दो, 9 है 9 लिख दो। 9th वाला मैं बता दूंगी, किसी को लिखना हो तो वो भी लिख सकते हो, ठीक है। ओके, उन्होंने ये बताया था कि हमारे जो ह्यूमन ब्रेन होता है, जो एक इंडिविजुअल होता है, उसके पास सिर्फ एक टाइप ऑफ इंटेलिजेंस नहीं होते हैं। ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ वेरियस इंटेलिजेंस। एक बंदे के अंदर जरूरी नहीं है कि एक ही टाइप की इंटेलिजेंस मिलेगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस मिलती है। और वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस कौन सी होती है? फर्स्ट वन इज लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस क्या होती है, किससे रिलेटेड है, जिनको याद हो कुछ? वेरी गुड। लैंग्वेज, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है, जिनकी लैंग्वेज में कमांड अच्छी होती है, वो होती है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। ऐसा सब में नहीं होता है। सारे इंग्लिश के टीचर्स नहीं बन सकते, सारे हिंदी के टीचर्स नहीं बन सकते। सबकी एक कमांड होती है अपनी एक। अब हम कहते हैं ना, मेरे से तो हिंदी पढ़ी नहीं जाती है, मेरे को इंग्लिश नहीं समझ में आती, मैं बोल सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ, बट मैं बोल नहीं सकती हूँ, ऐसा हम लोग बोलते हैं, सुना है हमने। तो दैट इज लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, दोज हु आर फ्लुएंट इन स्पीकिंग एज वेल एज एफिशिएंट इन राइटिंग एज वेल, ठीक है। उसके बाद सेकंड आता है आपका लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। वो होता है, ऑब्वियसली इससे टर्म से ही पता चल रहा है, मैथ्स, जो नंबर्स में अच्छे होते हैं, ठीक है, जो कैलकुलेशंस में अच्छे होते हैं, उनकी होती है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट इज स्पेशल इंटेलिजेंस, आर्किटेक्ट, वेरी गुड। स्पेस, गुड। जो स्पेस, जो मैप्स, जो आर्किटेक्ट, जो रूट्स होते हैं, जो ये सब में सोच सकते हैं, थिंक कर सकते हैं, वो होते हैं स्पेशल इंटेलिजेंस, ठीक है। नेक्स्ट इज म्यूजिकल, जिनका रिदम में म्यूजिक में इंटरेस्ट होता है, वो होती है म्यूजिकल। नेक्स्ट इज बॉडीली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस, वेरी गुड। जिनका फिजिकल मूवमेंट अच्छा होता है, जिनके हैंड्स, जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, वो होती है ये वाली इंटेलिजेंस, ठीक है। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, खुद से कैसे? वेरी गुड। आप भी कुछ कह रहे थे? नोइंग योरसेल्फ। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होती है जो अपने आप को एनालाइज कर सकता है और अपने आप को जज कर सकता है। मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, मुझे अगर पता है कि मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं, अगर उनको मैं लेके चलती रहूंगी तो कमियां चलती रहेंगी। कोई ठीक कर देगा तो ठीक है, अगर मैं खुद से अंडरस्टैंड नहीं करूंगी कि मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ये डिफॉल्ट्स है, आई हैव टू इम्प्रूव दीज फॉल्ट्स, तो वो होता है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। ऐसा लोग सारे नहीं करते हैं। अब अगर मुझे पता है कि आई एम एन इंट्रोवर्ट, तो मैं हमेशा या तो एक इंट्रोवर्ट बन के रहूंगी, किसी से बात नहीं करूंगी। इफ आई वांट कि मैं सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करूं, कोई मुझे भी पूछे, तो उसके लिए मुझे एक्सट्रोवर्ट होना पड़ेगा, उसके लिए मुझे अपने आप में कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। तो वो होती है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। कुछ लोग नहीं करते और कुछ लोग कर लेते हैं। जो ये कर लेते हैं, अपने आप को समझ पाते हैं, वो होती है इंट्रापर्सनल, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटरपर्सनल, जो दूसरों से इंटरैक्ट कर सके, दूसरों के साथ अंडरस्टैंड कर सके। कुछ लोग नहीं कर सकते हैं, तो वो हम उनको क्या बोलते हैं, उनमें एटीट्यूड बहुत है, ऐसा बोलते हैं।
बट जो बच्चे जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, जिन जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, कभी होता है ना कि हायर लेवल वाले बच्चे भी, जिनका हायर मेंटल लेवल होता है, वो क्या उनमें एटीट्यूड प्रॉब्लम आती है, तो वो क्या होता है, वो किसी से इंटरेक्ट नहीं करते हैं। तो ये होता है इंटरपर्सनल, कि आप दूसरों से इंटरेक्ट कर सकते हो, कितना इंटरेक्ट करते हो, कितने कम्युनिकेबल होते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, जो नेचर से कनेक्टेड रहता है, एनवायरनमेंट से कनेक्टेड रहता है, जो नेचर से कंसर्न रहता है, वो होता है नेचुरलिस्टिक एनवायरनमेंट, जिनको एनिमल्स की केयर होती है, हर छोटी छोटी चीज की जो केयर करते हैं वो होता है। ठीक है, अब एक और है जो दूसरी बुक्स में दिया हुआ है, मैं लिख रही हूँ, अगर लिखना चाहो तो लिख लेना, नहीं तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि ये लिखना ही लिखना है। एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, ये इंटेलिजेंस होती है, इसमें क्या होता है कि जो पर्सन होता है वो अपने आप की आइडेंटिटी जज करता है, हु एम आई, वो ये जज करता है कि मैं अब आप लोग एक ह्यूमन बीइंग हो, अब आप लोग ने ग्रेजुएट कर ली सबने, ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद आप लोग क्या कर सकते थे, आपके पास दो ऑप्शन थे, या तो कहीं पे भी जॉब ले सकते थे, या आप आगे फर्दर स्टडीज कर सकते थे। कहीं पे भी जॉब के लिए किसी ऑफिस में आप जॉब कर लेते, और करते रहते फॉर द टाइम बिंग, वहीं पर ही प्रमोशन होते रहते, कुछ नहीं होता, आपका कोई गोल नहीं था, आपका यही गोल था कि मैं ग्रेजुएशन कर लूं और उसके बाद मेरे को कोई जॉब मिल जाए, दिस वॉज योर एम। एक होती है एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, जिसमें आप ये आपका गोल रहता है कि मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे को क्या करना है, मेरा क्या रोल है सोसाइटी के अंदर, हु एम आई, मैं कौन हूँ, मेरे को क्या करना है। अब आप सब एक एम से आए हो कि आपको टीचर्स बनना है, आपको फ्यूचर सोसाइटी के लिए कुछ करना है, तो आप सबके पास एक गोल है जिसके लिए आप बीएड कर रहे हो और उसके बाद आप टीचर्स बन जाओगे। तो ये होती है एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, ये सबके अंदर नहीं होती, आपको पता है जो एमएनसीज में जॉब कर रहे होते हैं वो ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद उनका गोल होता है कि सर सिर्फ जॉब करनी है, या कभी कभी फाइनेंशियल कंडीशंस ऐसी होती है कि कोई आगे फर्दर स्टडीज नहीं कर सकता तो उनको जॉब करनी ही पड़ती है। तो उस केस में क्या होता है, जब एक बार जॉब स्टार्ट कर दी उसके बाद उनका कोई गोल नहीं रह जाता, वो उसी ऑफिस में ही करते रहते हैं, तो कोई गोल नहीं होता। जिनका कोई गोल होता है, जिनको पता है कि मुझे, मैं दुनिया में आया हूं तो कुछ करना है, क्या करना है, कैसे करना है, अपने लिए जब आप वो करते हो तो उसको हम बोलते हैं एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। समझ में आया, अपनी आइडेंटिटी दिखाना सोसाइटी में कि मैं भी कुछ हूँ, कुछ कर रहा हूँ और मैं एग्जिस्ट करता हूँ सोसाइटी में। आप में से कोई इंग्लिश ऑनर्स स्टूडेंट है? कोई भी नहीं है? आप वो इंग्लिश, तो हमने इंग्लिश ऑनर्स में हमारे पास एक एग्जिस्टेंशियल थ्योरी आई थी, आपको पता नहीं याद होगा या नहीं होगा, बट हम लोगों ने इंग्लिश ऑनर्स में पढ़ी हुई एग्जिस्टेंशियल थ्योरी, एक नॉवल है हमारे पास, वो पूरी इसी के ऊपर ही है, हु एम आई, कि मेरा क्या रोल है सोसाइटी के अंदर। ठीक है, ये आपकी हो गई सारे टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। इसमें आप एजुकेशनल इम्प्लीकेशन या ये जो बेनिफिट्स दिए हुए हैं आप लोगों की बुक्स में, ये अपना पढ़ लेना, इसमें कुछ भी आगे समझाने का नहीं रहेगा। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक से, दैट इज अंडरस्टैंडिंग डिफरेंसेस बेस्ड ऑन कॉग्निटिव एबिलिटीज। इसमें आपको मैं पहले बता देती हूँ, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं, जो इसकी ये सारे टाइप्स है, कोई लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है तो वही आता है दैट एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटी डिफरेंसेस, तो वही करना है आपको, जैसे इतने सारे दिए हुए तो एनी थ्री कर लेना, फ्लो चार्ट में सारे बना देना और इन शॉर्ट में एनी थ्री एक्सप्लेन कर देना। अदरवाइज इसको शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं कि एक्सप्लेन लर्निंग डिसेबिलिटी आ गया, या एक्सप्लेन स्लो लर्नर्स, एक्सप्लेन डिसलेक्सिक्स, ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस में मोस्टली ये आते ही आते हैं, लॉन्ग में आए या ना आए, बट शॉर्ट में इनमें से क्वेश्चन कंपल्सरी है कि कोई ना कोई इसमें से आ जाता है शॉर्ट में। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना आप लोग अपने आप को। ओके, सो नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग डिफरेंसेस बेस्ड ऑन कॉग्निटिव एबिलिटीज। हमारा कॉग्निटिव एबिलिटीज होता है हमारा माइंड। अब हम माइंड से रिलेटेड बच्चों को कैसे कैसे जज कर सकते हैं, कैसे उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। फर्स्ट वन इज लर्निंग डिफिकल्ट। मैं इसमें इन डेप्थ नहीं पढ़ाऊंगी सारा, मैं ओवरऑल एक व्यू दे रही हूँ आपको, उसके बाद आप खुद पढ़ लेना। और इस अब इतना सारा आपको पता चल गया कि पेपर शॉर्ट में कैसे अटेम्प्ट करना होता है, लॉन्ग में कैसे करना होता है। तो इसके अंदर आपके पास फंक्शंस दिए होंगे, लिमिटेशंस दिए होंगी, कॉजेस दिए होंगे, बेनिफिट्स दिए होंगे। शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको जो लगता हो कि आप कर सकते हो उतना उतना कर लेना। 185, 186
जैसे आपके पास दिए हुए डिफाइन दिए हुए, अब आपको पता चल गया कि इतना वास्ट में हम लोग नहीं लिखते हैं, इतना तो आपको पता चल ही गया ना अब तक कितने हमने कर लो, मैंने आपको कितना बताया हुआ है, आपको पता है कि शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इतना वास्ट में नहीं लिखते हैं। तो जैसे डिफाइन है, इतना बड़ा पैराग्राफ नहीं करना, रीड करना है, किसी ऑथर की डेफिनेशन ले लेना, और इसमें नहीं भी लोगे तो भी चलेगा। शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन नीडेड नहीं होती है, लॉन्ग क्वेश्चन में डेफिनेशन कंपल्सरी होती है, ठीक है। उसके बाद एक लाइन में लिख देना कुछ, अगर किसी को समझ किसी को ये सही लग रहा हो, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज के बहुत सारे टाइप्स दिए हुए, 2-3 टाइप्स मेंशन कर देना। उसके बाद उसके कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए, कैरेक्टरिस्टिक्स 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देना, और आगे कुछ भी लिखने की नीड नहीं है। कॉजेज दिए हुए लास्ट में 2-3 कॉजेज लिख सकते हो, इतना ही शॉर्ट क्वेश्चन में एनफ होता है, ठीक है। ये मैंने आपको फर्स्ट का एग्जांपल दे दिया, आगे जितने भी आएंगे मैं एक फटाफट ओवरव्यू दूंगी, अगर जितना आपसे हो पाए शॉर्ट क्वेश्चन में उतने उतने टॉपिक्स पढ़ लेना, इसमें कंपल्शन नहीं, यही पढ़ने जो मैम ने बताए हैं। जैसे स्लो लर्नर्स में आगे आपके पास टाइप्स आएंगे, किसी को टाइप्स पढ़ने हो तो पढ़ के लिख देना, नहीं करने हो तो सीधा कैरेक्टरिस्टिक्स कर देना, उसके एजुकेशनल कर देना, प्रोग्राम्स क्या है, ये आपके ऊपर है, आपकी विश है, इसमें कुछ कंपल्शन नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं, ठीक है। तो ये अपने अपने अकॉर्डिंग, अपनी इजीनेस के अकॉर्डिंग जितना लिख पाओ उतना लिख देना। हाँ, मैं वही बता रही हूँ आपको कि इसमें बहुत वास्ट दिया होता है, इतना हमें नहीं करना होता, ठीक है। अब तक आपको कितना अभी तक तो मैंने सारा ही बताया है कि ये यहाँ तक ये करना, ये करना, ये करना, तो इतना आइडिया आपको हो चुका है कि इसमें बहुत वास्ट दिया होता है, इतना हमें नहीं करना होता। जैसे इसमें टाइप्स दिए हुए इतने सारे, 8-9 टाइप्स दिए हुए, 10 वो दिए हुए स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज, तो शॉर्ट क्वेश्चन में इतना सारा लिखने की नीड नहीं होती है, 2-3 लिख दो एनफ है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख दोगे वो भी एनफ है, लास्ट में कॉजेज लिख देना 2-3, दैट्स इट फॉर अ शॉर्ट क्वेश्चन। इतना भी नहीं लिख पाओगे, अभी जब पेपर करोगे ना तब पता चलेगा शॉर्ट क्वेश्चन में एक्चुअल में हम लोग 2 शीट्स को कवर करते हैं जो एक्चुअल कहते हैं, बट 1 हो जाए वो भी बहुत होता है, इतना भी नहीं हो पाएगा। लास्ट में आप लोग खुद ही आके कहोगे कि मैम हमने तो ना वो कॉजेस का भी फ्लो चार्ट बना दिया था, टाइप्स का भी बना दिया था, उसका भी बना के छोड़ दिया पेपर ऐसे, क्योंकि टाइम लिमिट जब हम लिखना स्टार्ट करते हैं ना, सिंस यू आर गिविंग फॉर द फर्स्ट टाइम, तो अभी थोड़ा सा 1-2 पेपर्स में टाइम लगेगा। जब आप लोग लिखना स्टार्ट करते हो तो लगता है ये भी लिख दो, ये भी लिख दो, ये भी लिख दो, थ्योरीज लिखते रहो। और हम लोगों का यूजुअली 90% आई थिंक यही टेंडेंसी रहेगी जब आप लोग पेपर अटेम्प्ट करोगे कि आप लोग ट्राई करोगे पहले लॉन्ग क्वेश्चंस कर लेते हैं, शॉर्ट बाद में कर लेते हैं, तो फिर उसमें शॉर्ट कहीं ना कहीं छूट जाते हैं। बट ये है कि पेपर छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने हैं, उसके अटेम्प्ट करने के भी मार्क्स मिल जाते हैं, छोड़ दोगे तो कुछ नहीं मिलेंगे, ठीक है। चलो अब आ जाओ लर्निंग डिफिकल्टीज। लर्निंग डिफिकल्टीज में क्या होता है कि हम लोगों को, जैसे सबको पता है कि हर बच्चा डिफरेंट होता है, ठीक है, हर बच्चे का माइंडसेट डिफरेंट होता है, हर बच्चे की लर्निंग एबिलिटी डिफरेंट होती है। कुछ बच्चों को हम लोग अभी, अब जैसे अब ये क्लासरूम है, अभी तो आप लोग सब बड़े हो, सोचो ना अगर आपके सामने बच्चे बैठे 6-7 क्लास के और आप सबको क्लास में पढ़ा रहे हो, तो कुछ बच्चों को तो पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि मैम ने क्या पढ़ाया है, कि उनको रिवाइज करने की नीड नहीं होती है, अगर वो एग्जाम के टाइम पे करें उनको याद रहता है कि मैम ने क्या पढ़ाया था। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आपको घर जाके पढ़ाना पड़ता है, दे नीड रिविजन, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अभी पढ़ लेंगे, कल तक में भी याद रहेगा, बट जब आप 1 वीक बाद भी उनसे पूछोगे ना वो भूल जाएंगे, उनको याद नहीं रहेगा कि मैम ने लास्ट क्लास में क्या करवाया था। और कुछ बच्चे और भी ज्यादा लो लेवल पे आ जाते हैं जिनको अभी पढ़ाया हुआ आप 1 आवर बाद पूछ लोगे, उनको वो भी याद नहीं होगा कि क्या पढ़ाया था। तो ये क्या होती है लर्निंग डिफिकल्टीज। टीचर इज द सेम, शी इज टीचिंग एवरीवन द सेम, बट देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन लर्निंग डिफिकल्टीज एज वेल। तो हमें उसको अंडरस्टैंड करके उसको केटर करके चलना है। ये नहीं कि क्लास में हमेशा यही बोलते रहना बेटा पढ़ाया तो मैंने, उसको भी यही था ना, उसको भी यही था ना, आपको ये याद नहीं हो उसको कैसे लर्न हो गया, ये नहीं करना है। आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस को अंडरस्टैंड करके चलना है। ये आता है हमारा किसमें, लर्निंग डिफिकल्टीज में, ठीक है। इसके लिए आप लोग क्लास में क्या कर सकते हो, इफ यू नो दैट देयर आर लर्निंग डिसेबिलिटीज इन आ क्लास, और ऑब्वियसली होती है, हर क्लास में इंटेलिजेंट नहीं होते, हर क्लास में सारे अच्छे बच्चे नहीं होते, ना ही दूसरे बच्चे होते हैं, तो आप क्या कर सकते हो लर्निंग डिफिकल्टीज। तो अगर आप वही रिवाइज कराते रहोगे तो सिलेबस कंप्लीट कैसे कराओगे, मेथड बताओ। स्पेशल अटेंशन कैसे दोगे, रेमेडियल क्लास से, ठीक है। और
वीकली टेस्ट भी कंडक्ट कर सकते हो। और अभी बोलने में इजी है, बुक्स में पढ़ने में इजी है, पर प्रैक्टिकल में बिल्कुल इजी नहीं है। 45 मिनट्स की क्लास है, स्टार्टिंग है 10 मिनट बच्चों को चुप कराना है, उसके बाद उनकी किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, किसी को वॉशरूम भेजना है, उसमें आपको पढ़ाना है, उसमें आपको अगर किसी दिन आपने आंसर शीट दे दी तो उनका आंसर शीट डिस्कस करनी है, बच्चों की मैम ये हो गया, मैम वो हो गया, ये सब डिस्कस करना है। रिविजन तो होगी ही नहीं है। अभी लग रहा है ये बुक्स में भी लिखा होता है, बट ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ये सारे नहीं करा सकते, बट हाँ कभी कभी उनका माइंड सेट चेंज करने के लिए, जैसे अगर आज आपको लग रहा है कि द टॉपिक इज इजी, कि मतलब अगर मुझे अब जैसे मुझे पता है कि ये टॉपिक अभी इजी कि आप लोग ये खुद कर सकते हो, तो मैंने क्या करा कि मैं एक ओवरव्यू दे रही हूँ, मैं लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ाऊंगी। अगर आपको भी लगता है कि ये टॉपिक इजी है तो उसको गेम्स के थ्रू करा दो और फिनिश करा दो। ये हो सकता है कि उसमें कुछ बच्चे जो है जिनको नहीं समझ में आता, क्या पता गेम्स के थ्रू उनको वो टॉपिक समझ में आ जाए उनके माइंड में। जैसे हम लोग ड्रामा करते हैं, प्लेस करते हैं, तो हम लोग देखते हैं, आपको पता होगा आपके स्कूल्स में भी ऐसे हुआ होगा, 9th स्टैंडर्ड में इंग्लिश में प्लेस होते थे हमारे पास, तो टीचर्स क्या करते थे, प्लेस बहुत मोनोटोनस हो जाते थे कि मतलब वो एक एक लाइन पढ़ रहे हैं, फिर मैम पढ़ रही है, तो उससे हम क्या करते थे, बच्चों को ड्रामा के लिए प्रिपेयर करवा देते थे। उससे बहुत सारी चीजें होती थी, बच्चों की ग्रुप एक्टिविटीज बॉन्ड अच्छा बन जाता था और बच्चों को समझ भी आ जाता था। ये कर सकते हैं। और ठीक है, आईसीटी के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हो, वेरी गुड। आप लोग मल्टीमीडिया यूज कर सकते हो, उससे क्या होगा कि कुछ बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं वीडियोस में, कुछ ऑडियोज में, तो बच्चों को उससे इंटरेस्ट आता है। ठीक है, तो ये सब आप कर सकते हो फॉर लर्निंग डिसेबिलिटीज। ठीक है, नेक्स्ट इज स्लो लर्नर्स। अब स्लो लर्नर्स क्या होते हैं? स्लो लर्नर्स वो होते हैं जिनकी मेमोरी थोड़ी सी लो होती है, एवरेज लेवल जो मेंटल लेवल होता है वो थोड़ा सा हमारा लो होता है। लर्निंग डिफिकल्टीज में आपके पास बहुत सारे बच्चे आते हैं जो जैसे डिसलेक्सिक होते हैं, डिसकैलकुले होते हैं, उनको वेरियस टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है। जैसे आप लोगों ने सबने तारे जमीन पर मूवी देखी हुई है, नंबर्स में प्रॉब्लम होती है, अल्फाबेट्स में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, वो आता है लर्निंग डिफिकल्टीज के अंदर। अब आता है हमारे स्लो लर्नर्स। स्लो लर्नर्स क्या होते हैं कि जो पढ़ नहीं पाते हैं एक्चुअली में। जैसे अब आपने एक क्वेश्चन दिया कि इसको लर्न करना है, कुछ बच्चे होते हैं जो लर्न कर लेते हैं, बिना समझे भी लर्न करते हैं, इनको बोलते हैं हम रट्टा मारते हैं। ठीक है, दो स्टूडेंट्स, उनको आपको एक्सप्लेनेशन की भी नीड नहीं होती है, पढ़ लिया ठीक है उसको लर्न करो और हो गया। कुछ होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं हम पढ़ेंगे, उसको हम लिखेंगे, वी विल राइट देम एंड देन लर्न देम। स्लो लर्नर्स वो होते हैं जिनको आपको 2-3 बार पढ़ाना पड़ता है, सुनाना पड़ता है व्हाट इज देयर इन द आंसर, उसके बाद उनको वो समझेंगे, फिर वो आपको समझ के रिप्लाई देंगे, और मे बी तब भी रिप्लाई ठीक से ना दे पाए तो उसके लिए आपको डिफरेंट मेथड्स यूज करने पड़ते हैं, जैसे कि मिडिल क्लासेस उनके लिए भी ऑब्वियसली यूज करनी पड़ेंगी। और उनका मेन फोकस था, उनका मेन फोकस रहना चाहिए राइटिंग पे मोस्टली। वो लोग एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, वो लोग आपको ओरली नहीं बता पाएंगे क्योंकि उनको समझ में इतना आया नहीं है, वो ओरली नहीं बता पाएंगे। तो उस केस में आप क्या करो, उनको बोलो कि बेटा जितना भी आता है ना उतना लिख दो, एटलीस्ट वो कुछ तो लिखेंगे, ब्रेक करके लिखेंगे, कैसे भी लिखेंगे, कुछ तो लिखेंगे। तो उनको क्या बोलो, रिटन पार्ट पे उनका ज्यादा फोकस रखो, उससे उनको कुछ लर्न होगा, कुछ याद रहेगा। ठीक है, ये होते हमारे स्लो लर्नर्स। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में देखो, जैसे पुअर मेमोरी हो गया, डिस्ट्रैक्शन हो गया, लैक ऑफ कंसंट्रेशन। जो बच्चे लैक ऑफ कंसंट्रेशन रहता है, जिन बच्चों का ध्यान नहीं रहता है पढ़ाई में, डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं, वो भी किस में आते हैं, स्लो लर्नर्स में आते हैं। वही जो मैंने आपको बताया, इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस आइडियाज, वो अपनी एक्सप्रेस नहीं कर सकते इतनी इजीली आइडियाज को। ठीक है, उसके बाद ये एजुकेशनल प्रोग्राम्स दिए हैं, ये 1-2 प्रोग्राम्स पढ़ लेना। एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर स्लो लर्नर्स एनी 2 पढ़ लेना। नेक्स्ट कम्स डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया कोई बता सकता है क्या मतलब होता है इसका? वेरी गुड, इसको हम ये भी बोलते हैं। डिसलेक्सिक बच्चे वो होते हैं जिनको पढ़ने में दिक्कत होती है, जिनका रीडिंग डिसऑर्डर,
जो इजीली नहीं पढ़ पाते, जैसे वो मूवी में देखा था हमने, शान था, वो नहीं पढ़ पाता था, उसके लिए वर्ड्स क्या करते थे, क्या बोलता था, द लेटर्स आर डांसिंग, ऐसे बोलता था, है ना। तो उनको वो मैथ ज्वाइन नहीं कर सकते बेसिकली वर्ड्स। अगर आप एक फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को ये वर्ड दे दो, या फिर कोई साइलेंट लेटर वाला वर्ड बताना, नाइफ ले लो, चलो फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे के लिए, जैसे ये वर्ड है नाइफ। अब वो अगर एक डिस्लेक्सिक बच्चा होगा ना, तो इसको पहले तो आप वो उसको, आपको पता है कि इसको नहीं पढ़ना आता, ये अच्छे से नहीं पढ़ पाएगा, आप उसे ये प्रोनाउंस करवाओगे, वो क्या प्रोनाउंस करेगा इसको, कनाइफ, वेरी गुड। तो वो क्या बोलेगा, कहेगा उसकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप उसको बोलोगे, अच्छा नहीं समझ में आ रहा, ज्वाइन करो, लेटर्स रीड करो। पहले तो वो इतनी डिफिकल्टी से जो लेटर पढ़ेगा, KNIFE, फिर आप उसको बोलोगे इसको ज्वाइन करो, क नाइफ, ऐसे करके कुछ भी ज्वाइन करने की कोशिश करेगा, फिर उसके बाद जाके कहीं करेगा, उसके बाद जाके आप उसको समझा सकते हो कि के साइलेंट हेयर, उसको हम नाइफ प्रोनाउंस करते हैं, दैट इज अ लॉन्ग प्रोसेस, ये बहुत टाइम लेगा। तो वो बच्चे होते हैं डिस्लेक्सिक, जो वर्ड्स को ही ज्वाइन नहीं कर पाते, जिनको रीडिंग में ही प्रॉब्लम होती है। अब क्लास में हो सकता है टीचर ने कभी उनको नाइफ बताया हो, बट उसको नहीं समझ में आया, क्योंकि क्लास में टीचर सबके साथ इंडिविजुअल अटेंशन तो नहीं दे सकती। अब मैं तो आपसे नहीं पूछ सकती ना, बताओ आपको इसको समझ में आया, इसको क्या बोलते हैं, आप बताओ इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं, देयर इज इतना टाइम नहीं है हमारे पास क्लासरूम के अंदर। तो वो बच्चे जिनको रीडिंग में प्रॉब्लम होती है, जो वर्ड्स को ही एक्चुअल ज्वाइन नहीं कर पाते, उसके बाद वर्ड्स पढ़ लेंगे, सेंटेंसेस नहीं ज्वाइन कर पाएंगे, उसमें कहीं पे प्रोनाउन छोड़ देंगे, कहीं पे एडजेक्टिव छोड़ देंगे, कहीं पे एडवर्ब छोड़ देंगे, ये सब जो होते हैं ना, इज, एम, ये वाले नहीं ज्वाइन कर पाएंगे। तो वो बच्चों के होते हैं डिस्लेक्सिक बच्चे होते हैं, ठीक है, हु हैव द प्रॉब्लम इन रीडिंग, जिनको रीडिंग में प्रॉब्लम होती है, जो ज्वाइन नहीं कर पाते वर्ड्स को। क्लियर? अल्फाबेट्स भी गलत पढ़ते हैं, जैसे ये तो चलो कॉमन है कि बच्चे PBD में कंफ्यूजन करते हैं, जैसे 9 में करते हैं, बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, आप 5th-6th स्टैंडर्ड के भी बच्चों को देखोगे ना, वो आज भी कभी कभी इसमें कंफ्यूजन कर देते हैं, तो वो डिस्लेक्सिक बच्चे होते हैं, कि अभी भी उनका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पाया कि P और 9 में क्या डिफरेंस होते हैं, जैसे इसको फ्रेम करने में। ठीक है, इसके टाइप्स मत करना, मैं अभी बता रही हूँ, इसके टाइप्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, 5 मार्क्स के आंसर के लिए इसके टाइप्स करने की नीड नहीं है। ठीक है, मीनिंग करना है, टाइप्स नहीं करने हैं, कुछ भी नहीं करना, इसके बस मीनिंग कर लेना, हेल्पिंग चिल्ड्रन विद डिस्लेक्सिया कर लेना, और टिप्स फॉर पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिस्लेक्सिया, बस 2-3, कुछ भी नहीं करना, 5 मार्क्स के लिए कुछ भी नेसेसरी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब पढ़ने का मन कर रहा हो तो पढ़ लेना। अब जब मैंने क्लियर शॉर्ट बता दी कि 5 मार्क्स में कुछ भी नीडेड नहीं है, एक ने टाइप्स पूछ लिया, एक ने कॉजेस पूछ लिया, एक ने वो पूछ लिया, तो बच्चा क्या, फिर भी पढ़ने का मन हो तो पढ़ सकते हो। ओके, ये टर्म हम सबको पता है, ऊपर वाली नहीं समझ में आ रही थी, बट नीचे अब जो मैंने लिखा है सबको पता होगा, मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, मेंटली रिटार्डेड जो बच्चे होते हैं, वो एक्चुअली में ऑलमोस्ट उनका जो इतनी भी हम डिसेबिलिटीज पढ़ते हैं, वो सब कुछ उनमें होती है। इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी मतलब उनमें सब कुछ ना कुछ होता ही है। जैसे कभी वो बच्चे, उनकी लेग प्रॉब्लम होती है, उनका माइंड जो होता है वो बहुत स्लो चल रहा होता है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से। अगर आप एक 5 इयर्स का बच्चा देखोगे और एक, दोनों सेम एज के होंगे,
बट जो मेंटली रिटार्डेड बच्चा होगा उसकी एक्टिविटीज 2 इयर्स के बच्चे जैसी चल रही होगी। ये आप सबको पता है। मेंटली रिटार्डेड बच्चे वो होते हैं जिनका ब्रेन बहुत लेट फंक्शन कर रहा होता है, बहुत स्लो फंक्शन कर रहा होता है, एक्चुअल में जो नॉर्मल बच्चों के हिसाब से उनका नहीं चल रहा होता ब्रेन, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो सेल्फ सेंटर्ड नहीं होते हैं, वो इजिली एडजस्ट नहीं हो पाते सोसाइटी के अंदर, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है। अब आप उनको स्कूल्स में भेज भी देते हो, नॉर्मल स्कूल्स में। अभी आप लोग नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में एक सब्जेक्ट पढ़ोगे इंक्लूसिव एजुकेशन, उसमें क्या होता है कि हम लोग बोलते हैं कि इन बच्चों को भी हमें नॉर्मल स्कूल्स में इंक्लूड करके चलना है। जो स्पेशल चिल्ड्रन जो होते हैं, जो आप सब पढ़ रहे हो, इन सब बच्चों को नॉर्मल स्कूल्स में कंसिडर करके चलना होता है, तो उसको हम इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं। इसमें सब आ जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि उस केस में जब आप मेंटली रिटार्डेड बच्चे भी हैं हमारी क्लासरूम में, नॉर्मल बच्चे भी हैं, तो उस केस में जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे होंगे ऑब्वियसली उनके अंदर कॉन्फिडेंस कम होगा। अब मुझे अगर बोला जाए क्लास में बोलना, मैं अभी ABCD भी नहीं पढ़ पाती हूँ एग्जैक्ट एक्चुअली में, और वो बच्चे पैराग्राफ्स फ्रेम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लो ही रहेगा ना, कि मतलब मुझे नहीं आता, सब मुझे डिग्रेड कर रहे हैं क्लासरूम के अंदर। तो ये होते हैं मेंटली रिटार्डेड बच्चे, इनका IQ लेवल भी स्लो होता है, ये स्लो लर्नर्स भी होते हैं, और ये हर चीज क्या करते हैं, धीरे धीरे लर्न करते हैं। इनका माइंडसेट थोड़ा लेट चल रहा होता है, बाकी बच्चों से कम चल रहा होता है, ठीक है। तो इसके अंदर आप पढ़ लेना। इसकी ये साइंस और सिंबल्स और ये सब करने की नीड नहीं है आपको। कॉजेस कर लेना, उसके बाद रोल ऑफ पेरेंट्स कर लेना, और रोल ऑफ टीचर कर लेना, बस। ठीक है। Next is the last one is इंटेलेक्चुअल गिफ्टेड चिल्ड्रन, गिफ्टेडनेस। ये कौन बच्चे होते हैं? गॉड गिफ्टेड, जिनका IQ लेवल बहुत अच्छा होता है। गॉड गिफ्टेड जो बच्चे होते हैं वो आते हैं इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस के अंदर, ठीक है। उनको हमें कुछ भी कराने की नीड नहीं, कहते हैं ना कि इस बच्चे को कुछ भी कराने की नीड नहीं, क्लास में बस पढ़ा दिया, इसके बाद इसका पेपर ले लो, उसको सब आता होगा। ट्यूशन में भी अगर वो कोचिंग सेंटर्स में जाते हैं तो उन बच्चों पे ज्यादा एफर्ट्स देने की नीड नहीं होते, वो गिफ्टेड होते हैं। अब वो गिफ्टेड अकेडमिक भी हो सकती है और नॉन अकेडमिक भी हो सकती है। हम लोग क्या करते हैं, यूजुअली गिफ्टेड बोलते हैं ना, तो उसको हम अकेडमिक में कंसिडर करते हैं, बट नहीं करना चाहिए ऐसा। अगर बच्चे की, आपको उसका बच्चे का टैलेंट देखना है। अगर किसी बच्चे की गिफ्टेडनेस पढ़ाई में नहीं है तो क्या पता उसकी किसी और चीज में हो, उसकी जनरल नॉलेज अच्छी हो, उसकी क्रिएटिविटी अच्छी हो, वो स्पोर्ट्स में अच्छा हो, वो आर्ट्स में अच्छा हो। जरूरी नहीं ओनली अकेडमिक इज इम्पोर्टेंट, नॉन अकेडमिक भी हो सकता है वो बच्चा। तो इसको बोलते हैं हम इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस। वैसे इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस का मतलब हमारे ब्रेन से ही होता है, ठीक है, माइंड से होता है। जो इन बच्चों का IQ लेवल बहुत अच्छा होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं होते, वो उनका IQ लेवल बहुत अच्छा होता है, तो वो ये होता है क्योंकि उनको पढ़ने का मन नहीं कर रहा होता, वो ये आपकी तरह रट्टा नहीं मार सकते। हम लोग वो हमारी तरह वो नहीं पढ़ सकते, रट्टा नहीं मार सकते। उनको क्या होता है कि उनका IQ, उनका बाहर का जो सोसाइटी का जो सब कुछ हो रहा होता है, उनकी जनरल नॉलेज बहुत अच्छी होती है। आई हैव अ कजन, उसका पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, उसके आज तक 50-60% ही आए हैं, बट अगर आप उसे जीके का क्वेश्चन कुछ भी पूछ लो, कुछ भी पूछ लो, आज भी पूछोगे ना, तो उसको अप टू डेट इंडिया क्या ऑल ओवर द इंडिया, सब ऑल ओवर द वर्ल्ड सब कुछ उसको पता होगा, टिप्स पे होगा उसकी इन जनरल इन्फॉर्मेशन, जनरल नॉलेज बहुत अच्छी है। बट वेरएज अगर आप उसके एकेडमिक्स देखोगे तो उसके एकेडमिक्स में वो 50-60% से ऊपर आज तक कभी स्कोर नहीं कर पाया। इवन उसकी टीचर स्कूल से कॉल करके उसके पेरेंट्स को बोलती थी कि कल इसका प्रैक्टिकल एग्जाम है, इसको बोलो फाइल्स कंप्लीट करिए, एंड उसकी मदर ने उसकी फाइल प्रिपेयर करी हुई है 11th-12th स्टैंडर्ड में। उसने नहीं करी, उसकी मदर ने उसकी फाइल्स प्रिपेयर करी है, जस्ट बिकॉज कि चलो कुछ तो मार्क्स ले ही आएगा, इसी से कुछ मार्क्स बन जाएंगे। बट उसका IQ लेवल बहुत अच्छा है, वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, वो स्पोर्ट्स में मतलब एक्सेल करता है, हर हर फील्ड में उसने मेडल्स लिए हुए हैं।
तो हम ये नहीं कह सकते कि वो बच्चे गिफ्टेड नहीं होते हैं, वो बच्चे भी गिफ्टेड होते हैं। हर चीज हम सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड नहीं रख सकते। ठीक है, ये आ गया आपका सारा, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, दैट अंडरस्टैंडिंग डिफरेंसेस। नेक्स्ट आ जाओ। अब इसमें भी मैं नहीं स्पून फीडिंग कर दे, ये नहीं कि कभी कभी हम खुद भी कर लें। इसमें जो समझ में आ रहा हो कर लेना। अब आपको इतना पता चल गया कंसिडरेशंस एंड आइडेंटिफिकेशन, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं होगा, इतना तो पढ़ के पता ही चल रहा होगा अब तक। प्रॉब्लम्स लिख सकते हो, एजुकेशनल प्रोविजंस, बच्चों के लिए आप स्कूल में क्या कर सकते हो ये लिख सकते हो। इतना ही लिख दो, इतना ही एनफ हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देना, ठीक है। मैं ये टॉपिक भी इतना डेप्थ में नहीं कराने वाली हूँ, ये भी एक जनरल टॉपिक है, इसका ओवरव्यू दूंगी, इसको आप लोग खुद पढ़ लेना, ठीक है। Okay, so this is methods and ways to understand children's and adolescents behavior. अब हमारे क्लासरूम में हमने डिस्कस करा कि बच्चे होते हैं, हर टाइप के बच्चे होते हैं, उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, उनके बिहेवियर भी डिफरेंट होते हैं, हर बच्चे का बिहेवियर भी एक जैसा नहीं होता। तो हम अभी तक क्या कर सकते थे ये पढ़ा था। अब हम एक्चुअल में मेथड क्या क्या कर सकते हैं ये वो चीजें आएंगी। मैं एक ओवरव्यू देती हूँ पहले। फर्स्ट इज नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब होता है, थोड़ा सा किसी को कुछ पढ़ के कुछ आइडिया। नेचुरल एनवायरनमेंट में ऑब्जर्व करना, जैसे क्लासरूम में मैं बैठी हुई हूँ, सपोजिटली क्लासरूम छोड़ दो, मैं प्ले ग्राउंड में बैठी हुई हूँ और आज बच्चों को कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटी नहीं है, प्ले ग्राउंड में हूँ, बच्चों को मैंने टॉपिक्स दिए, मतलब मैंने बोला है कि आप लोग अपनी सराउंडिंग्स में देखो क्या क्या है, ये आपकी बुक में भी है, आप लोग सराउंडिंग्स में देखो क्या क्या है और ऑब्जर्व करके आओ, और उसके बाद क्लासरूम में आई एम देयर और मैं बोल रही हूँ कि मैं यहाँ बैठी हूँ, आप लोग जाओ, आज आपका विजिट टू दी पार्क है, ठीक है, विजिट टू द प्ले ग्राउंड है, विजिट टू दी पार्क है, आपको ऑब्जर्व करके आना है कि क्या क्या आपके पार्क में होता है, आप उसको उनको फील्ड में ले गए और उसके बाद आपको आके डिस्कस करना है, उस पर लाइन्स लिखनी है, ठीक है। आप बच्चों आप कॉर्नर पे बैठ गए और बच्चों को आपने विजिट टू दी पार्क भेज दिया। अब हर बच्चा पार्क में गया है, हर बच्चा वहां पे घूम रहा है, देख रहा है, तो आप हर बच्चे को उसमें एनालाइज कर रहे हो, उसमें ऑब्जर्व कर रहे हो कि हर बच्चे का बिहेवियर कैसा चल रहा है। कुछ बच्चे होंगे जो लीस्ट इंटरेस्टेड होंगे, टीचर के ने क्या बोला है, कहेंगे पार्क तो पता ही है क्या होता है, अभी तो खेल लेते हैं, बाद में जाके कुछ ना कुछ तो बता ही देंगे, ठीक है। एक टाइप ऑफ स्टूडेंट्स तो ये हो गए। दूसरे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो एक्चुअल में हर चीज को देख रहे हैं, अच्छा किसी से डिस्कस कर रहे हैं, किसी से पूछ रहे, सपोजिटली वो पार्क में गए हैं और वहां पे प्लांट्स देख रहे हैं, फ्लावर्स देख रहे हैं, वहां पे गार्डनर है। कुछ बच्चे तो फ्लावर्स देख के खुश होते रहेंगे, अच्छा ये फ्लावर है, ये फ्लावर है, ये फ्लावर है, मैम को बता देंगे ये नाम थे, क्लास में जाके ऐसे डिस्कस करके बता देंगे। अब उसमें थर्ड बच्चे ये आएंगे जो हर चीज को समझना चाहेंगे, एनालाइज करना चाहेंगे। ये मैं बहुत छोटे बच्चों की बात नहीं कर रही, 6th 7th क्लास के बच्चों की बात कर रही हूँ, ठीक है।
तो वो हर चीज को एनालाइज करना चाहेंगे। गार्डनर से पूछेंगे, अच्छा ये फ्लावर है, ये इसका लाइफ टाइम क्या होता है, इसका पीरियड कितना होता है, ये कैसे ग्रो करता है, इसको कितना वो करते हो, इसको कितनी सीड्स डालते हो, मतलब हर चीज को पूछेंगे। स्विंग्स पे जाएंगे, वहां पे स्विंग्स देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, नाम पूछ लेंगे, नहीं पता किसी उनका। तो ऐसे तरीके, ऐसे टाइप्स ऑफ बच्चे आपको मिलेंगे आपकी क्लासरूम के अंदर। और कुछ ऐसे होंगे, अच्छा तूने सुन लिया ना, मेरे को बता देना, हम लोग मैम को जाके समझा देंगे क्लास में, ऐसे बच्चे भी होंगे। तो ये होता है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, दैट यू आर नॉट टेलिंग, यू आर नॉट फोर्सिंग एनी चाइल्ड, you are just sitting in a corner and observing your child, your children in the classroom, that what they are doing. You have given them some activity and you are now naturally observing them. इससे आपको हर बच्चे का बिहेवियर, हर बच्चे का इंटेलेक्चुअल, हर बच्चे का माइंड, हर बच्चे की नॉलेज पता चलेगी कि कितना बच्चा एक्चुअल में नॉलेज लेना चाहता है। कुछ बच्चे हैं जो नॉलेज लेना चाहते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो हो गया क्लास में बाकी बोल रहे होंगे, हम सुन लेंगे। अच्छा कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, हम लोग भी थे उसमें, कि आज तो मेरा रोल नंबर ही नहीं आएगा, मेरा तो लास्ट में अल्फाबेट है, मेरा तो रोल नंबर ही नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे भी होता है ना, कल आएगा ना, जो बाकी बोल रहे होंगे वो सुन के कल तक तो मैं भी कुछ ना कुछ बोल ही दूंगा। ऐसे भी बच्चे थे। और अभी तो आप लोग गए नहीं हो पढ़ाने आप लोग, लेकिन अपने आप को सोच सकते हो, जब आप लोग स्कूल्स में थे तो ऐसा था। ठीक है, और अभी जब जाओगे तो आजकल के तो बच्चे और भी एडवांस हो गए, जो टीच करते हैं उनको पता होगा, आजकल तो बच्चे और भी एडवांस हो गए। हमारे टाइम पे गूगल नहीं होता था, अब तो बच्चों के पास गूगल भी है। उन्होंने यही बोलना है, अभी तो पीरियड ओवर हो जाएगा, घर जाएंगे, घर जाके गूगल सर्च कर लेंगे, वहां से टॉपिक्स देखाएंगे और कल वहां से बता देंगे। तो ये बच्चे भी होते हैं। और कुछ बच्चे एक्चुअल में उसको एनालाइज करेंगे, उसको वही समझ के आएंगे और वहीं से उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, दैट यू हैव given the children the chance to think and you are now observing them naturally कि वो क्या कर रहे हैं बैठ के। ठीक है, सेकेंड इज इंटरव्यूज। इंटरव्यूज में क्या होता है, एक आप इंटरव्यूअर है और एक इंटरव्यू है। अब मैं इंटरव्यूअर, मैं आप इंटरव्यूअर। ठीक है, मुझे आपका आईक्यू लेवल जज करना है कि व्हाट इज योर आईक्यू लेवल। तो मैंने क्लासरूम में आके सब बच्चों को एक क्वेश्चन पेपर दे दिया और आप सब उसको अटेम्प्ट कर रहे हो। ठीक है, तो अब मैं उसको चेक करूंगी एमसीक्यूज को, तो उससे मुझे क्या पता चल जाएगा आपका आईक्यू लेवल कितना है। जैसे हम लोग एग्जाम्स देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, ये बेसिकली हमारा आईक्यू लेवल चेक करने के लिए ही होता है कि कितना हमारा एप्टीट्यूड है उस पर्टिकुलर फील्ड में। आप लोग बीएटी, आप लोग टीचर्स बनना चाहते हो, तो आपका आईक्यू लेवल कितना है वो टीचर के कंपैरिजन में। एक टीचर बनने के लिए आपका एप्टीट्यूड स्किल्स कितने हैं, वो आपका आता है इंटरव्यूज के अंदर। हम लोग जब आप लोग जॉब्स के लिए जाओगे तो जॉब में भी वहां पे वो लोग आपका इंटरव्यू लेते हैं। किसी किसी स्कूल्स में रिटन टेस्ट भी कंडक्ट करते हैं वो लोग, किसी, लेकिन मोस्टली स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स की बात कर रही हूँ मैं, गवर्नमेंट में तो सबको पता होता है, प्राइवेट स्कूल्स में भी वो लोग आपका फर्स्ट राउंड इंटरव्यू के से पहले फर्स्ट राउंड आपका रिटन टेस्ट का होता है। अगर आप रिटन टेस्ट में क्लियर हो जाते हो देन ओनली दे कॉल यू फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू में क्लियर हो जाते हो देन दे कॉल यू फॉर डेमो। डेमो में क्लियर हो जाते हो देन इज लास्ट इज द इंटरव्यू, जिसमें आपकी फाइनलाइजेशन करते हो। ऐसे प्राइवेट स्कूल्स में भी लेवल्स होते हैं, राउंड्स होते हैं। अगर आपने उनका जो एक क्राइटेरिया बना हुआ है कि रिटन टेस्ट में इतने मार्क्स स्कोर करने हैं, नहीं करे तो वो आपको नेक्स्ट राउंड के लिए नहीं बुलाते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा इंटरव्यू सेशन, जिसमें आप लोग बच्चों का आईक्यू लेवल जज करते हो बाय 1-to-1 इंटरेक्शन से। ठीक है, या तो क्वेश्चन पेपर्स के थ्रू या 1-to-1 इंटरेक्शन से उनका आईक्यू लेवल जज होता है। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्टिव जर्नल। रिफ्लेक्टिव जर्नल क्या होता है, ये बच्चे खुद प्रिपेयर करते हैं। जैसे कुछ बच्चे, ये नॉर्मल बच्चों की बात कर रही हूँ, जो एवरेज से ऊपर वाले बच्चे होते हैं, जो एक्चुअल में पढ़ना चाहते वाले बच्चे होते हैं, उनकी बात कर रही हूँ। रिफ्लेक्टिव जर्नल क्या होता है कि वो लोग, अब मैं सपोजिटली आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने एक्सपेक्ट किए होंगे कि मेरे 90 में से 80 मार्क्स आने चाहिए, बट वेयर एज उनके 90 में से 70 आते हैं। सो दिस इज अ बिग शॉक फॉर देम। 2-3 मार्क्स का चल जाता है, 10 मार्क्स कम आए हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, आगे नेक्स्ट टाइम देखी जाएगी। कुछ बच्चे लीस्ट इंटरेस्टेड होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अपने पेरेंट्स की, किसी ट्यूटर की नीड नहीं होती है, वो खुद से स्टडी करते हैं कि ऐसा हुआ क्यों कि मेरे मार्क्स इतने कम आए।
ठीक है, वो अपना आंसर शीट चेक करते हैं, क्वेश्चन पेपर चेक करते हैं, क्या मिस्टेक उन्होंने करी थी, क्या कर सकते हैं वो इम्प्रूवमेंट के लिए, और कहाँ वो लैक हुए थे, किस टॉपिक को उन्होंने फोकस नहीं करा था, इस वजह से इतने मार्क्स आए हैं। इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिव जर्नल, कि अपना खुद का प्रिपेयर करना कि कहाँ पे आप लैक कर रहे हो। समझ में आया? ये भी बच्चों के बिहेवियर के अंदर आता है। ठीक है, अब एक बार बुक में से भी देखते जाओ। जैसे अब आपका ये नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन टॉपिक है पहले तो, ठीक है, इसका आपने मीनिंग कर लिया, उसके बाद बीच में कुछ भी ऐसा करने की नीड नहीं है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लेना, बाकी कुछ भी करने की नीड नहीं है। उसके बाद इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कर लेना। क्लियर? फिर आता है आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू के ऑब्जेक्टिव्स कर लेना, कैरेक्टरिस्टिक्स करने हो तो कैरेक्टरिस्टिक्स कर लेना। कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद टाइप्स मत करना, बहुत सारे टाइप्स है, कंफ्यूज हो जाओगे। कैरेक्टरिस्टिक्स करके ना उसके बाद एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट इज रिफ्लेक्टिव जर्नल। रिफ्लेक्टिव जर्नल में आएगा आपका, ये तो है ही छोटा सा, ये तो कर ही लेना। इंपॉर्टेंस ऑफ रिफ्लेक्टिव जर्नल कर लेना, और हाउ टू राइट रिफ्लेक्टिव जर्नल ये कर लेना, बस वो मैनेजमेंट जर्नल रहने देना। ठीक है, नेक्स्ट इज एनेक्डोटल रिकॉर्ड। ये किसी को पता है जो स्कूल में जाते हो, किसी को पता हो ये बनाते हैं स्कूल में? सुना है कभी किसी ने वर्ड? एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है, आपको पता होगा। हाँ, टीचर्स डायरी अपनी भी और बच्चों के लिए भी जो होता है। ठीक है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है? बेसिकली आप लोग बच्चों को अब क्लास में आजकल स्कूल्स में क्या हो गया है कि आपको एवरीडे एक्टिविटी के बारे में बच्चों को जज करना होता है। सीसी सबने सुना है ना? सो सीसी इज ऑल अबाउट एफए एंड एसए। एफए क्या होते हैं? एक तो यूनिट टेस्ट होते हैं, एक क्या होता है क्लास में असेसमेंट होती है। अब मैं रोज क्लास में जाती हूँ, अब हर बच्चे को कितना याद रखूंगी कि उसने अच्छा आज मैंने पोएम एक्टिविटी कंपटीशन में दी थी, ठीक है, क्लास में बच्चों ने पोएम परफॉर्म कर दिए सबने। अब आप 15 डेज बाद, 20 डेज बाद, 1 मंथ बाद, हर क्लास एक टीचर के पास 3-4 क्लासेस तो होती है, उसको अब हर क्लास में उसने एक्टिविटी कराई, उसको ये याद नहीं रहेगा कि कितने क्या क्या किस बच्चे ने परफॉर्म किया था। तो उसके लिए टीचर क्या करती है, प्रिपेयर कर लेती है, उसमें से 5 आउट ऑफ उसको मार्क्स देती रहती है जैसे भी वो परफॉर्म कर रहा है क्लासरूम के अंदर। तो ये होता है। उसके बाद आज आपने पोएम ली थी, नेक्स्ट टाइम आपने कभी कोई स्टोरी टेलिंग ली हो, ऐसे डिफरेंट एक्टिविटीज ली हो, तो एट द एंड ऑफ द मंथ जब आपसे सबमिशन मांगते हैं वो लोग, या जब आपको एफए प्रिपेयर करना होता है, तो आप क्या करते हो, एक एनेक्डोटल रिकॉर्ड प्रिपेयर करके रखते हो कि उस बच्चे को, अब उस बच्चे ने कितना, जैसे हम लोग देते हैं ना बच्चों को, आउटस्टैंडिंग दे दिया, एवरेज दे दिया, तो ये हम बच्चों को उस बेसिस पे जज कर देते हैं। जैसे ओवरऑल उसके इतनी सारी एक्टिविटीज में 5 में से 3 आए हैं, तो आप उसको एक एवरेज का जज करके दे दोगे। 5 आउट ऑफ 4 आए हैं, तो मतलब उसकी एक्टिविटीज को जज करना, एनेक्डोटल एक प्रिपेयर करके रखना, तो ये हर बच्चे का करना पड़ता है, हर बच्चे की परफॉर्मेंस के बारे में करना पड़ता है, क्योंकि टीचर्स को इतना याद नहीं रह सकता कि किस बच्चे ने कितना किस टाइम पे कैसा परफॉर्म किया था। तो हम क्या करते हैं, एनेक्डोटल रिकॉर्ड प्रिपेयर करते हैं बच्चों के लिए, ठीक है, उनकी एक्टिविटीज को जज करने के लिए। आप टाइम टू टाइम करो, उसके बाद जब लास्ट में सबमिशन का टाइम आता है तो एक ओवरऑल आपको याद रहता है, अच्छा इसने इतना करा हुआ, इतना करा हुआ है, तो उसकी बेसिस पे आप उसको जज कर सकते हो। ठीक है, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़ लेना, और बीच में इसकी क्वालिटीज कर लेना, और कुछ करने की नहीं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज नैरेटिव मेथड। नैरेटिव मेथड का क्या मतलब होता है? जैसे अब मैं क्लासरूम में आप लोगों को पढ़ाती हूँ, तो बुक बाय बुक, लाइन बाय लाइन आपको नहीं पढ़ाया जाता, आपको नैरेटिव मेथड के थ्रू पढ़ाया जाता है, जिसमें क्या होता है कि आप लोग, मैं आपको लाइफ एक्सपीरियंसेस भी देती हूँ, लाइव एग्जांपल्स भी देती हूँ, अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करती हूँ, कुछ आपसे भी पूछती हूँ, तो उसको हम नैरेटिव मेथड बोलते हैं, कि हम लोग उससे बच्चों को क्लास में एनवायरनमेंट
बिहेवियर जज कर सकते हैं। हर बच्चा अपने बारे में कुछ ना कुछ कभी ना कभी एक्सपीरियंस शेयर करता है, हर टीचर अपना कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करती है। तो होता है हमारा नैरेटिव मेथड, रादर दैन गोइंग बुक बाय बुक, लाइन बाय लाइन, आप नैरेटिव मेथड यूज करते हो, जिसमें आप स्टोरीज के थ्रू बच्चों को पढ़ाते हो, जिसमें आप बच्चों को रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ाते हो, बच्चों से एग्जाम्पल्स लेते हो, बच्चों से स्टोरीज लेते हो। इसको हम बोलते हैं नैरेटिव मेथड। ठीक है, इसके में आपने बस मीनिंग करना है, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स कर लेना है ही नहीं नैरेटिव मेथड में, तो जितना है उतना ही करेंगे, इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं। पैराग्राफ ही दिया हो ना, इतना भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये है, इंटरव्यू, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन और रिफ्लेक्टिव जर्नल, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिनकी बुक्स में दिया हुआ है वो उसको कैरेक्टरिस्टिक्स कर लेना। ये आपका इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है, प्ले गेम्स एंड ग्रुप डायनामिक्स। ये टॉपिक आपको जनरल टॉपिक ही है ये आपका, इसमें लिखना कितना कितना है बुक में, क्योंकि बहुत वास्ट दिया हुआ है। ये मैं आप लोगों को भी साइड बाय साइड बताती रहूंगी। ओके, ये बहुत बेसिक टॉपिक है। प्ले का क्या मतलब हुआ? खेलना। क्लास में बच्चों को प्ले के मेथड से कैसे करा सकते हो? प्लेवे मेथड से आपको क्लासरूम में बच्चों को कुछ कराना है तो कैसे करवा सकते हो? डिबेट, अच्छा, और रोल प्ले, और किसी ने भी क्विज पजल्स बोला था। और बताओ। हाँ जी, अच्छा, और वो वैसे आपका वो ग्रुप डायनामिक्स में ज्यादा एप्ट रहेगा, एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, और कॉम्पिटिशन्स करवा के, ठीक है। ये आपको होता है सारा प्लेवे मेथड में। प्लेवे मेथड में क्या आता है, हम लोग बच्चों को बुक्स के अलावा बाकी चीजों से पढ़ाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दी बुक्स वी आर नॉट रोट मेमोराइजिंग देम, हम लोग रोट मेमोराइजेशन नहीं कर रहे, रट्टा नहीं मरवा रहे उनसे, हम लोग एक्चुअल में उनको टॉपिक समझा रहे हैं थ्रू प्लेवे मेथड, थ्रू डिफरेंट मेथड्स। आज आपने बच्चों को दे दिया कि आपने खुद सोचो, अभी जैसे वो पार्क विजिट थी, दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ प्लेवे मेथड। कि एक होता है कि मैंने बच्चों को बुक में पार्क के बारे में दिया हुआ है, वहीं से देख के बता दिया। एक मेथड हो सकता है कि मैंने ऑडियो और विजुअल चला के दे दी बच्चों को पार्क के, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है वो आप लोग प्लेवे मेथड से कर सकते हो। ये पॉसिबल है कि आप बच्चों को पार्क विजिट पे ले जा सकते हो, तो व्हाई देन देयर इज अ नीड टू शो देम वीडियोस। उनको दूसरे बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, उसकी वीडियोस दिखाने से अच्छा उनको खुद पार्क में भेज दो, इतना आप कर सकते हो, जो पॉसिबल नहीं है। अब उनको ताजमहल नहीं लेके जा सकते, ये पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए आप उनको वीडियोस दिखा सकते हो। अब उसके लिए फिर आपके पास 2 ऑप्शंस आते हैं, या तो आप ताजमहल की इंफॉर्मेशन बुक में से दे दो और लर्न करवा दो, या उनको वीडियोस के थ्रू दिखा दो, तो उससे वो और ज्यादा। और अगर कोई बच्चा गया है तो वो और अच्छा होता है कि उन बच्चों से पूछो कि अच्छा आप गए थे, आप बताओ आपने वहां पे क्या देखा था, क्या करा था, क्या सीखा आपने वहां जाके। तो ये होता है प्लेवे मेथड कि आप अपार्ट फ्रॉम दी बुक्स यू आर फोकसिंग देम ऑन प्लेवे मेथड, यू आर फोकसिंग देम ऑन देयर इंटरेक्शन, कि उनकी इंटरेक्शन बढ़ती है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ती है इससे, और वो और अच्छे से समझते हैं बुक्स में पढ़ने से। अब जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि मैं आपको जनरल टॉपिक है डिस्कस करवा रही हूँ, ये आप खुद पढ़ लेना। तो जब अगर आप अभी क्लास में अच्छे से समझ रहे हो, डिस्कशन में पार्ट ले रहे हो, डिस्कस कर रहे हो, कुछ बोल रहे हो, तो आपको उससे डेफिनेटली कुछ ना कुछ जाके याद रहेगा जब आप बुक्स में से पढ़ोगे। सो रैदर देन रोड मेमोराइजिंग, डू विद प्लेवे मेथड। पहले के टाइम से स्कूल में रोड मेमोराइजेशन चलती थी, आप लोग भी जब स्कूल में पढ़ते थे, देयर वर नो ऑडियो विजुअल मेथड्स,
नहीं होते थे, कभी किसी टीचर ने पीपीटी प्रेजेंट नहीं करी, ये सब प्रोजेक्टर्स और ये कॉन्सेप्ट थे तो वो सिर्फ कभी वंस इन अ वाइल वाला रहता था, रेगुलर क्लासरूम्स में नहीं होता था। बट आजकल स्कूल्स में स्मार्ट बोर्ड्स हो गए हैं, वन हैंड देयर इज अदर बोर्ड एंड वन हैंड देयर इज स्मार्ट क्लासेस, और अब तो वो वाला भी कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, पूरा ही स्मार्ट बोर्ड्स हो गए, तो उसमें टीचर्स इजीली एक्सेस कर सकते हैं प्रोजेक्टर्स एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो ये होता है आपका प्ले वे मेथड। अब इसके अंदर आपका फिजिकल प्ले भी आता है, बोथ इंडोर एंड आउटडोर। हमेशा सिर्फ पढ़ाई नहीं करानी है बच्चों को, उनकी आउटडोर एक्टिविटीज भी कंडक्ट करवानी है। वंस इन अ वीक उनके कोई ना कोई कभी बास्केटबॉल का कंपटीशन हो गया, कभी रेसिंग हो गई, कभी बाहर स्पोर्ट्स के लिए किसी चीज के लिए ले गए, तो वंस इन अ वाइल आपको वो भी करवाना है ताकि उनकी फिजिकल मूवमेंट भी हो, फिजिकल एक्टिविटीज भी स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, ये सब आता है आपका प्ले के अंदर। अब इसमें आपने लिखना क्या क्या है ये देख लो, और जो मैं बता रही हूँ सिर्फ वही सुनना, उसके अलावा मेरे से क्रॉस क्वेश्चन मत करना। ये वाला भी था, ये वाला भी था। एक टॉपिक दिया हुआ आपका सम अदर टाइप्स, कंस्ट्रक्टिव प्ले, फ्री एंड स्पॉन्टेनियस प्ले, 253 पेज पे। ये 2 टाइप्स पढ़ लेना बस। ठीक है, उसके बाद आ जाओ 256 पेज नंबर पे, रोल ऑफ प्ले और इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? इससे हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, इससे फिजिकल डेवलपमेंट होती है, सोशल डेवलपमेंट होती है, इमोशनल डेवलपमेंट होती है, मोटर डेवलपमेंट होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसमें आपके पास 10 पॉइंट्स है, एनी 5 कर लेना, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है क्योंकि। ठीक है, एनी 5 कर लेना ये। एंड देन इज द रोल ऑफ टीचर्स व्हाइल यूजिंग प्ले। There are 7 points, write any 3 to 4 points. Then role of parents in play, there are 4 points, you can write 2-3 points. कि पेरेंट्स क्या कर सकते हैं? पेरेंट्स बच्चों को बाहर लेके जा सकते हैं, बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, उनको एक्टिविटीज में एंगेज कर सकते हैं। जैसे अब समर ब्रेक आती है, विंटर ब्रेक आती है, शॉर्ट ब्रेक्स आती हैं, तो पेरेंट्स उसमें क्या कर सकते हैं, rather than making them children sit in the class in the at home only, पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, प्ले के लिए उनकी एक्टिविटीज करा सकते हैं, स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन करवा दी, बास्केटबॉल क्लासेस ज्वाइन करवा दी, ऐसे करवा सकते हैं कि ताकि बच्चे एक्टिव रहे स्कूल में भी एंड आउटसाइड द स्कूल ऑल्सो। तो ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इतना करना है जितना आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्रुप गेम्स एंड ग्रुप डायनामिक्स। अब आता है आपका गेम्स एंड ग्रुप डायनामिक्स। गेम्स में वही सब आएगा, स्पोर्ट्स एंड द गेम्स, जो हम अब ये क्लासरूम की बात नहीं हो रही है, अब ये आउटसाइड दी क्लासरूम बात हो रही है। अब इसमें हमारे बच्चों की किस पर डेवलपमेंट रहती है, फिजिकल डेवलपमेंट पे रहती है। वो मेन मोटिव क्या होता है हमारा, उनकी फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें गेम्स में ये है। लास्ट वन इज द ग्रुप डायनामिक्स। ग्रुप डायनामिक्स होता है जिसमें हम बच्चों के ग्रुप्स परफॉर्म करते हैं और उनको ग्रुप्स के अंदर पढ़ाई करवाते हैं। मतलब हम लोगों ने ये भी ये वाला नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया कि स्कूल में ड्रामा होता है, डिबेट्स होती है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि इंडिविजुअल स्टूडेंट से बेटर होता है कि आप लोग कभी कभी ग्रुप्स फ्रेम कर सकते हो। ग्रुप्स में आप 5 बच्चे बनाओगे, वो आप बना दो। ठीक है, उसमें अब आपका मेन मोटिव क्या रहना चाहिए, जब आप 5 स्टूडेंट्स एक ग्रुप में रख रहे हो तो सॉरी वेरी गुड, और बस हो गया। और ठीक है, तो इससे क्या होता है, ग्रुप डायनामिक्स यही होता है कि आप इसमें इंटेलिजेंट बच्चे भी रखो, एवरेज बच्चे भी रखो और स्लो लर्नर्स भी रखो। उससे क्या होता है, इंटेलिजेंट वाले कुछ स्लो लर्नर्स हो सकते हैं क्रिएटिव हो, इंटेलिजेंट वाले एकेडमिक में अच्छे हो बट उनकी ड्राइंग अच्छी ना हो, तो वो क्या हो सकता है, अच्छा ये एक्टिविटी दी है, ठीक है आप जाके बोल लेना, आपकी ड्राइंग अच्छी है ना, ऐसा करना, आप ड्राइंग कर लेना, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, आप प्रेजेंट कर देना, आपकी रिटर्न स्किल्स अच्छी है, आप अच्छे से लिख सकते हो, तो आप उसको फाइल प्रिपेयर कर लेना। इससे क्या होता है, हर बच्चे को कुछ ना कुछ टास्क मिलता है और बच्चे एक दूसरे से कुछ ना कुछ लर्न करते हैं। ये होता है हमारा ग्रुप डायनामिक्स। अब इसमें टीचर का ही रोल रहता है, क्योंकि आप एक ग्रुप के अंदर 10 स्टूडेंट्स को, सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को रख दो, एक के अंदर स्लो लर्नर्स रख दो, एक के अंदर इंट्रोवर्ट्स रख दो,
उससे उनको कोई हेल्प नहीं मिलेगी। एक ग्रुप के अंदर वेरियस स्टूडेंट्स होने चाहिए, तो एक दूसरे से सब बच्चे क्या करते हैं, सीखते हैं। ठीक है, बस इसका ये बता देती हूँ कि इसमें लिखना क्या क्या है। मीनिंग लिख दिया, इसके नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स कर लेना, इसकी इंपॉर्टेंस कर लेना, इसके 3-4 टाइप्स पढ़ लेना। दैट्स इट। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अ यूनिट 2। किसी को कोई डाउट है यूनिट 2 तक? Okay. If you have any doubt, we'll discuss the doubt in the next class, and from the next class we'll start with unit 3. And unit 3 is also equally important because उसमें फिर से theories है। जैसे unit 1 में theories थी, वैसे unit 3 में फिर से theories है। That is about learning. ठीक है? So thank you everyone, and thank you to the students who are taking online class as well.